नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 6 के कुछ टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, साथ ही उसका रिवीजन भी करेंगे और साथ के साथ उन पर बने हुए स्टेट पीएससी और यूपीएससी में जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो एमपीपीएससी है इसकी यूनिट नंबर 6 के अंदर है भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान और शासन प्रणाली से संबंधित टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा आज के हमारे मूल टॉपिक्स हैं। तो चलिए दोस्तों, हम रिवीजन करना शुरू करते हैं। शुरुआत हम भारत परिषद अधिनियम 1919 से करते हैं। सो दोस्तों, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है और इसे अरुंडेल रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। इसके अंदर केंद्र और प्रांत दोनों की जो विधान परिषदें थी उनका विस्तार किया गया था। मतलब इसके अंदर 1909 का अधिनियम था, इसके अंदर केंद्र में भी जो विधान परिषद थी और प्रांत के अंदर जो विधान परिषद थी उनके अंदर सदस्य संख्या का विस्तार किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों, हम सभी को पता है 1905 में क्या बंगाल का विभाजन किया गया था। उसके बाद से ही ब्रिटिश की वाटों और राजकरों की नीति का उन्होंने अनुसरण किया था और इसी आधार पर उन्होंने मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन पद्धति का सहारा लिया। सो दोस्तों, इस अधिनियम के तहत जो निर्वाचक मंडल था हमारा, जो निर्वाचक मंडल था उसके अंदर जो सदस्यों की योग्यता हेतु भी आय, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता को आधार बनाया। मतलब जो जिनके पास कुछ निश्चित आय थी, कुछ निश्चित संपत्ति थी और उनके पास कुछ शैक्षणिक योग्यता थी, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था, उन्हीं को निर्वाचित प्रत्याशी चुनने का अधिकार था। 1919 के अधिनियम के तहत दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा दोस्तों वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यपालिका परिषद थी, उसके प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। तो दोस्तों 1919 का जो एक्ट है इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हमें कौन कौन सी बातें याद रखना है। इसमें मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। 1919 अरुंडेल समिति, 1919 केंद्र और प्रांत दोनों के लिए विधान परिषदों का विस्तार, 1919 में मुस्लिमों के लिए संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। किसके जरिए दिया? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक, सेपरेट इलेक्टोरेट की पद्धति के अनुसार। 1919 के अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले भारतीय सदस्य बने। और जो निर्वाचक मंडल था दोस्तों, इसके अंदर जो योग्यता है उसके अंदर आय की योग्यता, संपत्ति की योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को आधार बनाया। तो आय, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता को क्या है? आधार बनाया। सो आई होप दोस्तों 1919 का जो एक्ट है उसको हमने बेहतर पढ़ भी लिया है और उसके जो मूल प्रावधान है उनका रिवीजन भी हो गया है। दोस्तों 1919 के बाद हम देखेंगे 1909 के बाद देखेंगे 1919 का अधिनियम। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो 1909 का अधिनियम क्या है? मार्ले मिंटो। और 1919 का अधिनियम जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 को भारत के राज्य सचिव मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया जिसमें भारत में एक उत्तरदायी सरकार के गठन का वादा किया। इस वक्तव्य को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना है हमें, जो मॉन्टेग्यू कौन थे? मॉन्टेग्यू राज्य सचिव थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के राज्य सचिव थे और इन्होंने उत्तरदायी सरकार के गठन की बात की कि भारत के अंदर जो सरकार होनी चाहिए वो एक रिस्पॉन्सिबल सरकार होनी चाहिए। इस घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है।
और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय थे। उधर पार्लियामेंटो में भी क्या था, एक वायसराय थे और एक राज्य सचिव थे। इसके अंदर भी यहाँ पर राज्य सचिव क्या हैं, मॉन्टेग्यू है, और चेम्सफोर्ड क्या है, भारत के वायसराय हैं। तो चेम्सफोर्ड क्या है, भारत के वायसराय हैं। सो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों ने एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की, और यही इसी रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों 1919 का जो एक्ट है बनकर आया हमारे सामने। 1919 के इस अधिनियम में भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय राज्य सचिव को, भारत के जो राज्य सचिव थे उसके अधिकारों को कम कर दिया और एक नए पद अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त, इंडियन हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया, जिसे राज्य सचिव के कुछ कार्यों को सौंप दिया गया। भारतीय उच्चायुक्त ब्रिटेन में वायसराय के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था और उसे वेतन भी भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद एक भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था और उस राज्य सचिव के लिए एक परिषद का भी निर्माण किया गया था, और ये कहाँ किया गया था, ब्रिटेन की संसद के अंदर। अब क्या हो रहा है 1919 में दोस्तों, अब क्या है, धीरे धीरे जो राज्य सचिव है उसके अधिकारों को कम किया जा रहा है, साथ ही उसके कार्यों को भारतीय हाई कमिश्नर, भारतीय उच्च आयुक्त, इंडियन हाई कमिश्नर का जो पद का सृजन किया गया है उसी व्यक्ति को अब राज्य सचिव के कार्यों को सौंपा जा रहा है। और जो इंडियन हाई कमिश्नर है उसको जो वेतन है कहाँ से, भारत के राजस्व से दिया जाता है, मतलब भारतीय राजकोष से ही दिया जा रहा है। वायसराय जिसे अब तक भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था, अब ब्रिटिश राजस्व से वेतन मिलता था। तो दोस्तों हमने देखा कि क्या बड़ा परिवर्तन आया 1919 के एक्ट के द्वारा, कि जो इंडियन हाई कमिश्नर है उसको अधिकार दिए जा रहे हैं भारतीय राज्य सचिव के, और जो भारत के अंदर जो वायसराय है उसको जो वेतन मिल रहा है ब्रिटिश संसद के द्वारा, और हाई कमिश्नर है उसे वेतन मिल रहा है भारतीय राजस्व के द्वारा। तो ये अंतर हमें याद रखना है। 1919 के एक्ट के द्वारा दोस्तों केंद्र में द्विसदनी विधायिका स्थापित की गई, जिसे हम राज्य परिषद और विधानसभा कहते हैं। तो दोस्तों एक नया परिवर्तन आया कि जो केंद्र के अंदर द्विसदनी विधायिका बनकर आई, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, राज्य परिषद और विधानसभा। प्रशासन की सुविधा के लिए विषयों को दो सूचियों में बांटा गया, एक तो केंद्र सूची और प्रांतीय सूची। प्रांतीय प्रशासन में अधिक व्यापक परिवर्तन किए गए, इसमें द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो दोस्तों 1919 के एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रांतों के अंदर क्या किया गया, द्वैध शासन की स्थापना की गई। विषयों को दो सूचियों में बांटा गया, एक तो केंद्र सूची और प्रांतीय सूची। साथ ही केंद्र के अंदर द्विसदनी विधायिका का निर्माण किया गया। द्विसदनी विधायिका से आशा है दोस्तों जिस तरह से आज की जो लोकसभा और राज्यसभा हम केंद्र में देखते हैं, लगभग उसी प्रकार का प्रारूप या स्वरूप। इस अधिनियम के तहत 1926 में सिविल सेवा भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो 1919 का जो एक्ट था उसके आधार पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों हमने देखा कि 1919 के एक्ट में क्या प्रावधान किए गए, तो इसका रिवाइज कर लेते हैं हम कि 1919 का जो एक्ट है वो अगस्त घोषणा के द्वारा आया। अगस्त घोषणा किसने की थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने। इन दोनों की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर ही हमें 1919 का एक्ट हमारे सामने आया। दोस्तों प्रांतों के अंदर क्या किया गया, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन का स्थापना की गई। द्वैध शासन से आशय दोस्तों ये था कि जो विषय थे, दो प्रकार के विषय बनाए गए थे, एक तो आरक्षित विषय और एक अनारक्षित विषय। आरक्षित विषय में क्या होता था कि इसके अंदर 28 सब्जेक्ट रखे गए थे और इन 28 सब्जेक्ट पर काम करने के लिए गवर्नर जनरल को उसकी परिषद की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती थी। मतलब गवर्नर अपनी इच्छा अनुसार
काम कर सकता था, लेकिन जो अनारक्षित विषय थे, जो कि 22 विषय थे, उस पर काम करने के लिए गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की आवश्यकता होती थी। तो 1919 का जो एक्ट है उसके अंदर प्रांतों में द्वैध शासन एक उसकी विशेषता है, साथ ही रिजर्व सब्जेक्ट और अनरिजर्व सब्जेक्ट भी इसकी एक मूल विशेषता है। 1919 का एक्ट जब याद करेंगे तो हम देखेंगे कि एक इंडियन हाई कमिश्नर उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया, जिसका वेतन भारतीय राजस्व दिया जाता था। हमें यह भी याद रखना है कि जो 1919 का एक्ट है इसके अंदर रेल बजट को पृथक कर दिया गया, मतलब मूल बजट जो बनता है उसको रेल बजट से पृथक कर दिया गया। लेकिन दोस्तों आज हम बीजेपी गवर्नमेंट में देखते हैं कि रेल बजट को भी मूल बजट के अंदर मर्ज कर दिया गया है। और वायसराय, जिसको अब क्या है, ब्रिटिश राजस्व से वेतन दिया जाता है 1919 के एक्ट के बाद। केंद्र में क्या किया गया, केंद्र में द्विसदनी विधायिका का निर्माण किया गया, जिसे हम राज्य परिषद और विधानसभा कहते हैं। लंदन में एक उच्च आयुक्त का पद खोला, जो हम देख चुके हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पहली बार दोस्तों इस एक्ट के अनुसार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया। तो 1919 का जो एक्ट था इसके अनुसार पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन सभी महिलाओं को नहीं दोस्तों, केवल उन्हीं महिलाओं को जो योग्यताएं धारण करती थी, जैसे उनके पास कुछ निश्चित आय हो, संपत्ति हो, शैक्षणिक योग्यता हो या किसी बड़े घराने से संबंधित हो। 1919 के एक्ट के द्वारा ही दोस्तों केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब? 1926 में। सो दोस्तों हमने 1909 और 1919 का एक्ट पढ़ लिया है। अब उसके बाद 1919 के एक्ट के बाद 1929 में नया एक्ट आना था, लेकिन 2 साल पहले ही ये एक्ट आने लगा। इसके लिए क्या हुआ, एक साइमन आयोग का गठन किया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अधिनियम को पारित करते समय यह घोषणा की थी कि वे 10 वर्ष के पश्चात सुधारों की समीक्षा करेंगे। क्या करेंगे, ये जो सुधार किए गए 1900 एक्ट के द्वारा उसकी समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि संवैधानिक सुधार किस हद तक इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और कौन कौन सी नए सुधारों की आवश्यकता है। तो जो साइमन कमीशन आया था दोस्तों, सर साइमन इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। और इसने अपनी रिपोर्ट क्या है, जून 1921 में प्रकाशित भी की। इसने कुछ सुझाव दिए थे जो कि इस प्रकार थे कि भारत में एक संघ की स्थापना की जानी चाहिए, जिसके अंदर ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होनी चाहिए। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की स्थापना हो, मतलब शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। केंद्र में क्या होना चाहिए, अनुत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कर रहा है। वायसराय और प्रांतीय गवर्नरों को विशेष शक्तियाँ दी जानी चाहिए। तो दोस्तों प्रांत के अंदर जो गवर्नर है और केंद्र में वायसराय है उसको विशेष शक्ति देने की बात की गई है। द्वैध शासन को समाप्त करने की बात की गई है प्रांतों में, और स्वायत्तता दी जाने की बात की गई है। सो साइमन कमीशन ने क्या बोला था कि प्रांतों को द्वैध शासन से मुक्त करना चाहिए। मताधिकार का विस्तार किया गया, लेकिन संप्रदायवाद को सांप्रदायिक निर्वाचन चलता रहे। तो साइमन कमीशन दोस्तों उसने कहा था कि जो मताधिकार का विस्तार तो हमें करना है, लेकिन जो सांप्रदायिक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट जो चल रहा है उसे चलते रहने देना चाहिए। और एक लचीले संविधान का निर्माण करना चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, जिसमें वायसराय क्या है अपनी इच्छा अनुसार भी कोई परिवर्तन कर सके। इस तरह का हमारे पास संविधान भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम सभी को पता है हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें सभी पार्टियां साइमन कमीशन से खुश नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आती है। भारतीयों ने जब साइमन आयोग का विरोध किया और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया, तो उस समय के राज्य सचिव थे लॉर्ड वर्केनहेड। उस समय लॉर्ड वर्केनहेड उस समय के राज्य सचिव थे।
उसने भारतीय नेताओं को क्या दी, चुनौती दी। उन्होंने बोला कि आप ऐसा संविधान का एक ऐसा मसौदा बनाकर दीजिए जो सभी दलों के द्वारा स्वीकार हो। कैसा हो, ऐसा मसौदा जो सभी दलों के द्वारा स्वीकार किया जा सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने भारतीय संविधान के लिए एक मसौदा तैयार किया। इस मसौदे को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो दोस्तों 1927 में क्या आया, साइमन कमीशन आया। उसके सचिव लॉर्ड वर्केनहेड ने बोला कि भैया आप ऐसा संविधान बनाकर दिखाओ जो सभी दलों के द्वारा स्वीकृत हो। तो इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है हमारे पास, अगस्त 1928 में। तो अब देखते हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसके अंदर मोतीलाल नेहरू जी उन्होंने कौन कौन से अनुशंसाएं की, कौन कौन सी डिमांड रखी। तो उन्होंने बोला कि भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, मतलब डोमिनियन स्टेटस। अभी भी हम आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने की बात कर रहे हैं कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, भारत को एक संघ के रूप में गठित किया जाए और भारत का जो संघ हो उसके अंदर ब्रिटिश भारतीय प्रांत तो हों, उसमें देसी रियासतें भी शामिल होना चाहिए। मतलब ऐसा संघ जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा संचालित या शासित राज्य तो होंगे, साथ ही साथ देसी रियासतें भी होंगी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुक्त हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को त्याग करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। सो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की बात की जा रही है। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जो कि आज हम भारत के अंदर देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी वोट दे सकता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली संसदीय व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। दोस्तों आज भी हमारा भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था कायम है। तो मोतीलाल नेहरू ने भी कहा कि हमें इस तरह की व्यवस्था बनानी होगी जो कि संसदीय व्यवस्था हो, क्योंकि हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। केंद्रीय विधायिका में 2 सदन होने चाहिए जो कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने चाहिए। एक निम्न सदन होना चाहिए और प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा उच्च सदन होना चाहिए। तो ये लगभग जिस तरह से आज हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा काम करती है केंद्र में, ठीक उसी प्रकार की मांग नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। प्रांतों के गठन किस आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए। सो दोस्तों हमने देखा कि आज़ादी के बाद भी राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और उसने भी भाषा को एक आधार बनाया था। तो नेहरू रिपोर्ट में भी इस बात को प्रकाशित किया गया है कि भारत क्या है, बहुभाषी राज्य है। इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि राज्यों का निर्माण जो है भाषा के आधार पर हो। प्रांतों में भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट व्यवस्था का गठन होना चाहिए। सो दोस्तों जिस तरह की गवर्नमेंट सिस्टम हम केंद्र के स्तर पर देखते हैं, आज भारत में वही सिस्टम राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमें देखने को मिलता है। जैसा नेतृत्व हमें प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में हमें केंद्र में देखने को मिलता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए। सो दोस्तों हमारे आंदोलनकारी नेता और हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस बात से भली भांति अवगत थे कि भारत यदि होगा तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही होगा, क्योंकि धर्म क्या है, आपस में बैर और बंटवारा करवाने का काम करता है। तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की दूरदर्शिता ही थी जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रस्ताव रखा। सो दोस्तों हमने देखा कि नेहरू रिपोर्ट में जो भी बातों को दोहराया गया, जिन भी बातों को उठाया गया था, वे सब भारतीय संघ का हिस्सा आज भी हमारे देश में बनकर स्थापित हैं। सो दोस्तों उसके बाद हमने देखा साइमन कमीशन 1927 में आया, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए जाते हैं और उन्हीं प्रस्तावों के आधार पर और साथ ही गोलमेज सम्मेलनों को आधार बनाकर 1935 का एक्ट हमारे पास आता है। तो लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों जो कि 1930 से 1932 के बीच में हुए थे,
गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 1935 के अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से थी। इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। तो 1935 का जो संविधान था उसमें 10 अनुसूचियां और 21 अनुच्छेद थे, और ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जब भी हम दोस्तों सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि जो 1935 का अधिनियम है भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अंदर बात की गई थी कि भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में संगठित किया जाएगा, जिसके अंदर ब्रिटिश भारतीय प्रांत भी होंगे और देसी रियासतें भी होंगी। लेकिन दोस्तों देसी रियासतों की असहमति के अभाव में, जो भी देसी रियासतें थीं उनकी असहमति के अभाव में ये जो संघ है कभी भी अपना मूर्त रूप धारण नहीं कर सका, मतलब भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी। लेकिन 1935 के एक्ट के अनुसार ही 1947 तक भारत का शासन चलता रहा। इसमें विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतों के लिए दो विषयों में विभाजित किया गया, एक तो केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, जो कि 1919 के अनुसार ही हमें देखने को मिलते हैं। केंद्र सरकार के कार्यों को 3 सूचियों में बांटा गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो दोस्तों सरकार के जो कार्य हैं उनको 3 भागों में बांटा गया, जैसे कि संघ सूची के अंदर 59 सब्जेक्ट, राज्य सूची के अंदर 54 सब्जेक्ट और समवर्ती सूची 26 विषय। तो दोस्तों आज भी हम जब भारतीय संविधान का स्वतंत्रता के बाद जो संविधान का निर्माण हुआ उसके अंदर भी हम सरकार के कार्यों को 3 विषयों में या 3 सूचियों में पढ़ते हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अवशिष्ट शक्तियाँ, कुछ आपातकालीन अधिकार किसके पास थे? वायसराय के पास। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसके पास थी, और कुछ आपातकालीन शक्तियाँ थी वो किसके पास थी? वायसराय के पास थी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सुरक्षित विषय वायसराय के अधिकार क्षेत्र में दिए गए, जितने भी आरक्षित विषय थे वो कहाँ थे? वायसराय के अधिकार क्षेत्र में दिए गए, और हस्तांतरित विषय मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में। तो दोस्तों हमने देखा कि जो 1919 का एक्ट था उसके अंदर द्वैध शासन की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रांतों में। लेकिन 1935 के अधिनियम के अनुसार जो द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अनुसार केंद्र में कर दी गई और प्रांतों को इस द्वैध शासन से मुक्त कर दिया गया। इसके अंदर सुरक्षित विषय क्या थे? वायसराय के अधिकार क्षेत्र में, और हस्तांतरित विषय मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में। मतलब जितने भी बेहतर सब्जेक्ट थे जहाँ से रिवेन्यू कलेक्शन होता था वो सब वायसराय के पास थे, और जितनी भी जवाबदारी वाले विषय थे वे सब मंत्रियों को सौंप दिए। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। 1935 के एक्ट के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधानसभा में 375 और राज्य परिषद में 260 सदस्य संख्या निश्चित की गई। सो 1935 के अधिनियम के 1935 का जो अधिनियम है उसके अनुसार सदस्यों की संख्या क्या है? बढ़ा दी गई। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई, जो थे असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत। तो दोस्तों आज हम स्वतंत्र भारत में भी देखते हैं कि जिस तरह से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है उसी तरह कुछ प्रांतों में भी हमें विधानसभा और विधान परिषद देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार 1935 के अधिनियम में भी 1935 के अधिनियम में भी इसी प्रकार का प्रावधान किया गया था कि भारत के जो 6 प्रांत थे उसके अंदर द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी, और जो 6 प्रांतों में की गई थी। 6 प्रांत कौन से थे? असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत। जबकि शेष प्रांतों में एक ही सदन थे। इस 1935 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे संविधान की व्याख्या का प्राथमिक और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार था।
तो हम देखते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो फेडरल कोर्ट है, वो कहाँ से आया, 1935 के एक्ट के अनुसार, जिसे संविधान की व्याख्या करने का प्राथमिक अधिकार था और जितने भी हाई कोर्ट है उनके निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार था। इस अधिनियम के द्वारा राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। सो दोस्तों, एक और डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है कि जो भारत के पास भारत का जो राज्य सचिव था उसके पास एक परिषद थी। इस परिषद को क्या कर दिया गया है, अब समाप्त कर दिया गया है और उसे मंत्रणा मतलब उसे सलाह देने के लिए कुछ परामर्शदाता दे दिए गए, मतलब कुछ एडवाइज़र दे दिए गए राज्य सचिव को, जो कि उसे परामर्श देते रहेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन जो परिषद थी उसे समाप्त कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और अधिक विस्तार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजबूत वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का और अधिक विस्तार किया गया। सो दोस्तों, जिस तरह से 1919 में मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्राधिकार दिया गया, उसके बाद 1919 में एंग्लो इंडियंस को दिया गया और सिखों को दिया गया। साथ ही 1935 के अधिनियम के अनुसार दलित जातियों को, महिलाओं को और जो भी समाज के मजबूत वर्ग थे उनको भी अलग से निर्वाचन व्यवस्था से जोड़ दिया, पृथक निर्वाचन व्यवस्था से जोड़ दिया। इससे क्या हुआ, सांप्रदायिकरण और ध्रुवीकरण और अधिक बढ़ा, जिसने अंततः 1947 में भारत का विभाजन कराया। साथ ही भारत के अंदर सांप्रदायिक हिंसाएं हमें और अधिक देखने को मिली। तो दोस्तों, रेलवे के प्रशासन को चलाने के लिए इस अधिनियम के द्वारा संघीय रेलवे अथॉरिटी की स्थापना हमें देखने को मिलती है। तो 1935 के एक्ट के द्वारा संघीय रेलवे अथॉरिटी की स्थापना की गई। 1935 के एक्ट के द्वारा ही केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सो दोस्तों, 1935 के एक्ट को हम पुनः रिवाइज करते हैं। 1935 का एक्ट क्या है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट में कुछ प्रावधान किए गए कुछ, और उनके अंदर जो मांगे उठाई गई, लगभग 1935 के एक्ट में हमें कुछ मांगे मूर्त रूप होती हुई भी दिखाई दी। साथ ही 1935 का जो एक्ट आया वो गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर आया। इसकी कुछ विशेषताएं थी कि इसके अंदर एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी। इस अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांत होंगे और साथ ही देसी रियासतें भी होंगी। लेकिन ये संघ क्या था, असहमति के अभाव में कभी मूर्त रूप नहीं ले सका। इसके अंदर केंद्र को और प्रांतों के बीच दो विषयों में विभाजित किया गया, मतलब केंद्र और प्रांतों के बीच जो शक्तियाँ थी उसे दो विषयों में विभाजित किया गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। सरकार के कार्यों को 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों किसके पास थी, वायसराय के पास, और आपातकालीन शक्तियां भी किसके पास थी, वायसराय के पास। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों से द्वैध शासन का समाप्त किया गया। जो भी रिजर्व सब्जेक्ट थे वो क्या थे, केंद्र में वायसराय के पास थे, और जितने भी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जिन्हें हम हस्तांतरणीय सब्जेक्ट कहते हैं, वे किसके पास थे, मंत्रियों के पास थे। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। वे कौन कौन से थे, असम, बंगाल, बिहार, बम्बई एवं मद्रास और संयुक्त प्रांत। तो 6 ऐसे प्रांत थे जहां पर 1935 के अधिनियम के अनुसार द्विसदनीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जिसे संविधान की व्याख्या का प्राथमिक अधिकार था और जितने भी हाई कोर्ट थे उनके निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त था। 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत सचिव की जो परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया। 1935 का एक्ट था, उसके अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और विस्तारित किया गया। इसके लिए अलग से निर्वाचन
जिसे हम पृथक निर्वाचन कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, वो दलित जातियों, महिलाओं और मजबूत वर्ग के लिए भी कर दिया गया। इसके अंदर संघीय रेलवे अथॉरिटी की स्थापना की गई। तो दोस्तों संघीय रेलवे अथॉरिटी की स्थापना को हमें याद रखना, क्योंकि हो सकता है ये फैक्ट जो है सभी पुस्तकों में ना मिले, या फिर मिले भी तो पब्लिक इसे भूल जाए, मतलब इसके ऊपर ध्यान न दें। तो रेलवे प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे अथॉरिटी की स्थापना की गई और 1919 के एक्ट में जो बजट था उससे रेल बजट को अलग कर दिया गया। इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सो दोस्तों 1935 के बाद हम पढ़ेंगे 1940 के अंदर एक अगस्त प्रस्ताव आता है, और ये जो अगस्त प्रस्ताव है वायसराय लिनलिथगो के नेतृत्व में आता है। वायसराय लिनलिथगो, हमें नाम याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच गतिरोध क्या था, जारी था। इसको सुलझाने के लिए वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव में इस बात को रखा गया था कि युद्ध के बाद भारतीयों की एक समिति बनाई जाएगी जो संविधान की रूपरेखा निश्चित करेगी। तो अगस्त प्रस्ताव में बोला गया कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद भारतीयों की, मतलब उस समिति के अंदर भारतीय लोग ही होंगे जो संविधान की रूपरेखा तैयार करेगी। ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। सो दोस्तों हमने देखा जिस तरह से हमारा जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा था बीच बीच में, उसी के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड भी डेवलप हो रहा था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध था, ब्रिटेन को हर तरह से समस्याएं हो रही थी और हर तरह से उन्हें भारत की ज़रूरत थी। इसलिए वे चाहते थे कि भारतीयों का साथ हमें मिले, इसलिए वे भारतीयों की मांगों को मानने के लिए अब धीरे धीरे तैयार हो रहे थे। इसी का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश सरकार है उसने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि यस वी आर रेडी, हम इस बात के लिए तैयार हैं कि भारत का जो शासन है भारतीयों के द्वारा ही बनाई गई संविधान के द्वारा होना चाहिए। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजते हैं। तो जो क्रिप्स मिशन आता है दोस्तों वो किसके नेतृत्व में आता है, स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1942 में यह घोषणा की कि भारत की संवैधानिक समस्या का हल खोजने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत का दौरा करेंगे। क्रिप्स ने भारत के विभिन्न दलों और जनता के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के पश्चात एक संविधान निर्माता सभा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल समिति, एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन का सुझाव दिया कि यस, सभी दलों से जब उन्होंने बात की, जनता के प्रतिनिधियों से बात की, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए जिसके अंदर भारतीयों की सहमति हो। और ये संविधान सभा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनी जाएगी। इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व भी शामिल होंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को सभी दलों ने अस्वीकार कर दिया और 19 अप्रैल 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, वापस चले गया। जो स्टैफर्ड क्रिप्स था उनका मिशन फेल हो गया। कब फेल हुआ, 1942 में। और 1942 में दोस्तों क्या चल रहा था बैकग्राउंड में, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। कैबिनेट मिशन की बात करेंगे उसके बाद कि 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव जब फेल हो गया तो उसके बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन आता है। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन के बाद क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। मार्च 1946 में लॉर्ड एटली के हाथों में सत्ता आई। तो दोस्तों ब्रिटेन में क्या था, अब सत्ता परिवर्तन हो चुका था, मतलब कंजर्वेटिव के बाद अब जो सत्ता है वो रिपब्लिकन्स के हाथों में आ चुकी थी। तो 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश का जो मंत्रिमंडल था उसने 3 सदस्यीय
पैनल या 3 सदस्यीय समिति जिसके अंदर पैथिक लॉरेंस, स्टोफर क्रिस्प और एसी अलेक्जेंडर। अब दोस्तों ये एसी अलेक्जेंडर है या एवी अलेक्जेंडर पता नहीं, क्योंकि एक बुक में मैंने एवी अलेक्जेंडर पढ़ा था। सो पैथिक लॉरेंस, स्टोफर क्रिस्प और एसी अलेक्जेंडर को भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए भारत भेजा। इसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो ये 3 सदस्यों की जो टीम थी दोस्तों, उसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 19 मई 1946 में। सो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। कैबिनेट मिशन में 3 लोग रहते हैं, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिस्प और एवी अलेक्जेंडर, एसी अलेक्जेंडर। तो 3 लोग थे। सो दोस्तों ये हमारा प्रीलिम्स फैक्ट है कि कौन कौन से व्यक्ति इसके सदस्य थे। और इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1946 में। इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया कि भारत एक संघ के रूप में विकसित किया जाए या इसे बनाया जाए। तो भारत का एक संघ होगा, इसके अंदर देशी रियासतें तो होंगी और ब्रिटिश भारतीय प्रांत भी सम्मिलित होंगे। संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ, जो संघ बनेगा उसके अंदर अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास होगी। सो इसी अवशिष्ट शक्तियों को जब प्रांतों को ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे तुरंत अस्वीकृत कर दिया था कि प्रांतों के पास यदि अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी तो फिर केंद्र शक्तिशाली रह ही नहीं जाएगा। तो संविधान सभा का गठन हो और इस संविधान सभा के गठन की बात की गई, जिसके अंदर कहा गया कि इसके अंदर कुल 389 सदस्य होने चाहिए। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से और एक 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो एक एक सदस्य हमें 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से लेने थे, दिल्ली से, अजमेर से, कुर्ग से और ब्रिटिश बलूचिस्तान से। और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। तो टोटल 389 सदस्य हमें लेना था हमारी संविधान सभा में। संविधान सभा के सदस्य विभिन्न समुदायों के द्वारा उनकी जनसंख्या के आधार पर चुने जाने थे। सो दोस्तों कैबिनेट मिशन ने कहा था कि जितने भी संविधान सभा के सदस्य हैं उनका हम चुनाव करेंगे, और ये जो चुनाव है उस समुदायों की जनसंख्या के आधार पर करेंगे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर हम एक सदस्य को चुनेंगे। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुनने की बात की गई कैबिनेट मिशन के अंदर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। सो दोस्तों आखिरकार नवंबर 1946 में संविधान सभा जो है उसके लिए चुनाव भी हमारे संपन्न हो गए, जिसमें कुल 296 सदस्यों में से, जो 296 सदस्य थे उसमें से 208 सदस्य कांग्रेस से, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से और एक सदस्य यूनियनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी ने उस पर विजय प्राप्त की। सो दोस्तों अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है जिन पर हमें ध्यान रखना होगा। तो बस सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारी जो संविधान सभा का निर्माण है किसके द्वारा हुआ? कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। कैबिनेट मिशन में कौन से 3 लोग थे? स्टोफर क्रिस्प थे, एसी अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। और चुनाव होने के बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक है दोस्तों दिसंबर 1946 में होती है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारी संविधान सभा है उसकी जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को है। सो दोस्तों इस पोर्शन से जो डेट्स हैं और कुछ व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है
हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष बने, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। और दोस्तों जो संविधान सभा जब गठित हो गई, चुनाव हो गए, उसके बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की सबल स्थिति को देखते हुए इस बैठक से क्या किया, बहिष्कार किया, क्योंकि वे हमेशा से ही पृथक पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। फिर एक अगली डेट्स हमें याद रखनी है दोस्तों, वो याद रखनी है 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर की डेट। तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्या चुन लिया गया? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या हैं? इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए उसे चुना गया। और साथ ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष क्या है, चुन लिया गया। फिर एक अगली डेट्स याद रखनी है, वो ये है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, उद्देश्य प्रस्ताव रखे, जिसमें भारत के भावी संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा निहित थी। तो 3 डेट्स याद होना चाहिए दोस्तों हमें। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी सदस्य क्या थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी डेट हमें याद होनी चाहिए 11 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया गया। तीसरी डेट हमें याद रखनी है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में क्या किया? अपने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमें प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा इसमें निहित थी। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। इस उद्देश्य प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ स्वायत्त इकाइयों के पास तथा प्रभुता जनता के हाथों में थी। स्वायत्त इकाई दोस्तों, यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि प्रांतों की बात की जा रही है। यहाँ पर स्वायत्त इकाइयों से है कि पाकिस्तान और भारत जो बन रहा था, तो अब जो स्वतंत्र इकाई है उनके पास शक्तियाँ होनी चाहिए। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू जी का, उसके अंदर एक संघीय राज्य व्यवस्था की बात की थी। मतलब भारत क्या होगा? एक संघ होगा जिसके अंदर सभी राज्य आपस में सहमति से जुड़े होंगे। इसके अंदर अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होगी? इकाइयों के पास होगी। मतलब या तो पूरी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं केंद्र भारत के पास होगी या पाकिस्तान के पास होगी, और जो प्रभु सत्ता है वो जनता के हाथों में होगी। मतलब भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश होगा और भारत की जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और उन्हें संसद में भेजेगी। इस प्रस्ताव को संविधान निर्माण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत एवं दर्शन के रूप में ग्रहण किया गया। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव से दोस्तों नेहरू जी के, उसी को संविधान निर्माण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और दर्शन के रूप में ग्रहण किया गया। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी कर लिया गया। सो दोस्तों कब आया? 13 दिसंबर को तो उद्देश्य प्रस्ताव आए, लेकिन 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। सो दोस्तों संविधान सभा की हमने तीनों डेट्स देख ली, साथ ही देख लिया कि संविधान सभा का चुनाव भी हुआ और चुनाव के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारी संविधान सभा के पास कुछ चुनौतियां भी थी जिनसे निपटना था। पहली चुनौती थी कि भारत की विशालता। भारत क्या था? एक विशाल भूभाग वाला देश था और इस विशाल भूभाग में बहुत सारी जातीय भिन्नताएं भी हैं और अनेकताएं भी हैं, बहुत सारी विषमताएं भी हैं। साथ ही संविधान सभा को सांप्रदायिकता का जो जहर घुला हुआ था, अंग्रेजों ने जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोला था, बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी, इस चुनौती से भी निपटना था। देशी राज्यों की समस्या भी अलग थी। वे कुछ भारतीय संघ से अलग रहना चाहते थे, कुछ लोग मिलना चाहते थे। संघ तथा इकाइयों के
जो पारस्परिक समस्याएं थी उनसे भी निपटना था। तो संविधान सभा है उसके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए सहमति से भारतीय संविधान का निर्माण करना था। फिर दोस्तों 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। तो 1935 के एक्ट के बाद हम पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना और फिर स्वतंत्रता अधिनियम। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले वे अंग्रेज क्या है भारत को छोड़ देंगे तथा सत्ता जो है उत्तरदायी भारतीयों को सौंप देंगे। तो एटली ने क्या घोषणा की कि हम भारत को छोड़ देंगे और जो सत्ता है उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। इस योजना को कार्यरूप देने के लिए 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आए। तो जो अंतिम वायसराय जो हैं वो हमारे माउंटबेटन रहेंगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपना प्रस्ताव की घोषणा की, जिसके अनुसार माउंटबेटन योजना में कहा गया था। तो दोस्तों माउंटबेटन की जो प्रस्ताव थी, ये योजना थी, इसे हम 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था कि यस, अब भारत का जो विभाजन है वो स्वीकार करना जरूरी हो गया है। इसमें भारत को क्या है 2 राज्यों में विभाजित किया जाएगा और 15 अगस्त 1947 से पहले सत्ता हस्तांतरण करना का काम निश्चित किया गया कि यस 15 अगस्त 1947 से पहले हम भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण कर देंगे। माउंटबेटन योजना में भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान की घोषणा की गई। माउंटबेटन योजना में भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभा की घोषणा की गई। तो जब दोस्तों अलग अलग संविधान होंगे तो अलग अलग देश बन रहे हैं, तो अलग अलग संविधान सभा की भी उन्होंने घोषणा कर दी। फिर अंतिम रूप से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हमारे सामने आता है। माउंटबेटन योजना या 3 जून 1947 के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई को पारित कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से यह अधिनियम प्रभावी हो जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को 2 राष्ट्र बने, एक तो पाकिस्तान और एक भारत। इसी अधिनियम के तहत भारतीय अखंड राज्य से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए। संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न निकाय घोषित किया गया। तो जब दोस्तों 1947 का जो अधिनियम था उसको लागू कर दिया गया, तब जो हमारी संविधान सभा थी जो कि इलेक्टेड थी, उसे प्रभुता संपन्न निकाय घोषित किया। मतलब जो संविधान सभा है किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है अपने प्रभुता संपन्न राज्य क्षेत्र में। मतलब जो पाकिस्तान की संविधान सभा है वो अपने निर्णय स्वयं लेगी और भारत की जो संविधान सभा है वह किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। मतलब भारत की जो संविधान सभा है उसे यह अधिकार भी है कि वो 1947 का अधिनियम में उसे रद्द करके वापस ब्रिटिश का ही हिस्सा बने रहे, यह काम भी कर सकती है। तो अब दोस्तों 1947 का जो एक्ट था उसके अनुसार क्या था, वायसराय का जो पद था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर 2 डोमिनियन राज्यों की स्थापना की गई और उनके लिए गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये प्रीलिम्स फैक्ट है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो भारतीय संविधान का निर्माण हम पढ़ेंगे दोस्तों। हम पता था कि शुरुआत में कितनी सीटें हम पढ़ चुके हैं और किसने कितनी सीटें मिली थी भी पढ़ चुके हैं। हमें 3 डेट्स याद रखनी है। पहली डेट्स याद रखनी है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्या हुई?
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी सदस्य चुना गया। फिर 11 दिसंबर की डेट याद रखनी है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित कर लिया गया। और दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की सभा के समक्ष ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को रखा और इन उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार भी कर लिया। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार भी कर लिया। संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1946 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों पूरी संविधान सभा ने क्या क्या समितियों के माध्यम से काम किया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के भावी संप्रभुता संपन्न, सो दोस्तों इसके अंदर जो भी प्रमुख शब्द आ रहे हैं उन पर हमें ध्यान देना होगा कि जो भारत है, भावी मतलब भविष्य का भारत है, उसमें क्या है, संप्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक। संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अवशेष संघीय प्रांतों के पास थी। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने की बात की गई थी। दोस्तों तो संविधान सभा क्या बोल रही थी कि सभी नागरिकों के पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होने चाहिए, जो कि हमारी प्रस्तावना भी इसी बात को मूर्त रूप देती हुई दिखती है। कानून और अवसर की समता की बात की जा रही है दोस्तों कि व्यक्तियों को कानून की समता और समानता होनी चाहिए और अवसर की भी समानता होनी चाहिए। उन्हें विचार और विश्वास और पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई भी काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस बात की गारंटी दी गई है हमारे संविधान सभा के द्वारा कि कानून और अवसर की समानता होनी चाहिए, विचार की स्वतंत्रता, पूजा करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता, इन सब की गारंटी दी गई है। साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षा उपाय की बात की गई, मतलब अफर्मेटिव एक्शंस की बात की गई है कि हमारे जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं, चाहे वे दलित हो, पिछड़ी जातियाँ हो, अल्पसंख्यक हो और भी अन्य वर्ग हो, उनके लिए हमें स्पेशल प्रोविज़न करने होंगे, एक पर्याप्त रक्षा उपाय रखने होंगे ताकि उनका भी समाज की मुख्य धारा में समावेशन हो सके। वे भी जो भारत के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है उनकी भी भूमिका भारत के अंदर सुनिश्चित हो सके। प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। 1948 में प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों ये ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसमें बस ये है कि तृतीय वाचन में संविधान सभा की बैठक 14 नवंबर 1949 को क्या ही तीसरे वाचन हेतु आरंभ हुई। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। सो दोस्तों इस चीज़ को भी एक याद रखना है क्योंकि एक प्रकार का फैक्ट है कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अथक परिश्रम के फलस्वरूप 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया। कितने दिन में? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अंदर। और इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार भी किया। और जब संविधान सभा ने स्वीकार किया तो उस समय दोस्तों कितने सदस्य थे? 284 सदस्य थे जब संविधान सभा ने स्वीकार किया और संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए और जो शेष प्रावधान थे वे 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। तो 26 जनवरी 1950 क्या है? संविधान के प्रवर्तन की तारीख है। जब संविधान इन्फोर्स हुआ तो वो डेट क्या है? 26 जनवरी 1950। और जो लागू होने की डेट है वो है 26 नवंबर 1949। तो नागरिकता, तो 26 जनवरी 1949 को कौन कौन सी चीज़ें लागू हुई? नागरिकता हुई, निर्वाचन हुआ, अंतरिम संसद हुई,
ये ऐसे कुछ प्रावधान थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। बाकी शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को ही हमने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया था और आगामी संसद चुनाव तक संविधान सभा को ही भारतीय संसद के रूप में मान्यता मिली। तो दोस्तों हमारी जो संविधान सभा है, शुरुआत में संविधान निर्मात्री सभा के रूप में काम किया, उसने लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में काम किया, और जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 के बाद, तो इसी संविधान सभा ने हमारी संसद के रूप में काम भी किया। तो दोस्तों ये भी एक फैक्ट है जिसे हमें याद रखना है। तो दोस्तों हमें सबसे महत्वपूर्ण समितियों के ऊपर विचार करना होगा कि कौन कौन सी समितियां थी जो संविधान सभा में प्रमुख भूमिका निभा रही थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उसमें अध्यक्ष क्या थे, भीमराव अंबेडकर क्या थे, अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके क्या थे, सदस्य थे। के एम मुंशी इनके सदस्य। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे। बी एल मित्र, डी पी खेतान क्या थे, सदस्य थे। तो एक बार स्पीड में हम बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य थे। के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। बाद में बी एल मित्र की जगह एन माधवराव आए और डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी आए। तो हमें दो नाम और याद रखने होंगे। कौन कौन से, एक तो याद रखना होगा एन माधवराव और दूसरा टी टी कृष्णमाचारी। तो ये क्या है, बाद के सदस्य हैं। तो टोटल 9 नाम याद रखना है हमें प्रारूप समिति में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान, एन माधवराव, टी टी कृष्णमाचारी। तो ये हमें याद हो गए। ठीक है, एक दो बार और पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ सर इस पैराग्राफ से भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि संविधान सभा ने क्या करा था, संविधान की रचना करते समय विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। तो क्या किया था, पूरी संविधान सभा ने क्या किया था, पूरा काम को पूरा करने के लिए, संविधान का जो काम है उसको पूरा करने के लिए समितियां बनाई थी और विभिन्न समितियों के माध्यम से ही काम किया गया था। जैसे कि संघीय संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, अनुसूचित जाति पर समिति, अनुसूचित जनजाति पर समिति, परामर्श हेतु समिति, हिंदी अनुवाद के लिए समिति, सभा समिति, संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। तो इतनी सारी समितियों का प्रयोग किया था संविधान के निर्माण के लिए। सो दोस्तों एक फैक्ट हमें याद हो गया कि हमारी जो संविधान सभा थी उसने विभिन्न समितियों के माध्यम से काम किया था। एक और फैक्ट याद रखना है कि श्री बी एन राव जो क्या थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो बी एन राव क्या थे, हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कुछ डेट्स यहाँ पर है जिन्हें हमें याद रखना है दोस्तों कि जो है 24 जुलाई, शायद दोस्तों जुलाई गलत है कि 24 जुलाई 1950 को, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद है कि 24 जनवरी 1950 होना चाहिए कि 24 जनवरी 1950 को, ये तीनों ही डेट में क्या किया गया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। तो इन तीनों डेट को दोस्तों एक बार वेरीफाई कर लेना। जहाँ तक 24 जुलाई की जगह मुझे लगता है जनवरी होना चाहिए। सो दोस्तों संविधान सभा द्वारा कुछ समितियां गठित की गई थी, जैसे कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में क्या, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कुछ समितियां ऐसी हैं जिनके अध्यक्षों के नाम हमें पता होने चाहिए, जैसे प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भी कुछ समितियों पर हम नज़र डालते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक पर परामर्श समिति। दोस्तों मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों पर परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार पर उप समिति, इसके जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक पर उप समिति एच.सी. मुखर्जी और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला टॉपिक हम भारतीय संविधान के स्रोत के ऊपर चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर जो हमने संविधान लागू किया है उसे कौन कौन से संविधान के द्वारा, कौन कौन से देशों के संविधान का अध्ययन करके उसके अंदर कौन कौन सी बातों को समाविष्ट किया गया है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनमें जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उनको भारतीय संविधान के अंदर समाविष्ट करने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान के कुछ बाह्य स्रोत हैं और कुछ आंतरिक स्रोत में हम भारत शासन अधिनियम 1935 को रखते हैं और बाह्य स्रोत में हम अन्य देशों का अध्ययन करने के बाद जो अच्छी बातें हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो भारतीय संविधान के बाह्य स्रोत मतलब बाहरी स्रोत में हम ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ब्रिटिश लोग ही भारत पर राज करते आए थे और उनकी शासन प्रणाली से भारत के लोग क्या हो चुके थे, अभ्यस्त हो चुके थे। इसलिए भारत के अंदर जो राजनीतिक प्रणाली और प्रशासनिक प्रणाली हम देखते हैं उसके अंदर ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट प्रणाली है और प्रशासनिक प्रणाली है उसका बहुत हद तक प्रभाव हमें भारत में देखने को मिलता है। सबसे पहली विशेषता की यदि बात करें वो है कि संसदीय व्यवस्था। भारत के अंदर जो संसदीय व्यवस्था है वो हमने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से ग्रहण की है। संसदीय व्यवस्था से आशय है दोस्तों कि इसके अंदर इलेक्टेड प्रतिनिधित्व होंगे जनता के, और जनता क्या है संसद क्या है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का निर्माण करेगी। अगली विशेषता है कि जो मंत्रिमंडल है उसका सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा, मतलब जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका संसद के प्रति व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां क्या होगी, मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। तो इस बात की ये जो विशेषता है भारतीय संविधान में हमने ब्रिटिश संसद से या ब्रिटेन की शासन प्रणाली से हमने अनुग्रहित की है। हमारे देश में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक शक्तियाँ क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर वाली मंत्रिपरिषद में होती है। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर क्वीन या राजा क्या होता है, एक औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन संपूर्ण शक्ति क्या है, संसद के पास होती है। विधि निर्माण की प्रक्रिया अगली विशेषता है दोस्तों भारतीय संविधान की, कि विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमने ब्रिटिश या ब्रिटेन से ली है। इसमें क्या होता है कि हमें दोनों सदनों से कोई भी विधेयक को पास कराना होता है, उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति होती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन, जितने भी वाचन होंगे वो किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरेगा हमारा बिल। इस बात की जो प्रक्रिया है वो हमें ब्रिटेन का जो संविधान है और ब्रिटेन की जो प्रणाली है उसके अनुसार हमने लिया है। विधायिका के अध्यक्ष का पद, तो विधायिका का जो अध्यक्ष है उसके पद का जो सृजन है हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, सो दोस्तों भारत के अंदर हम देखते हैं कि भारत के अंदर एकल नागरिकता को अपनाया गया है, जैसा कि ब्रिटेन में भी क्या है कि वहाँ पर एक बार आपको ब्रिटेन की नागरिकता लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्यों की नागरिकता लेनी पड़ती है जैसा कि अमेरिका में होता है। अमेरिका में दोस्तों अलग अलग राज्यों की नागरिकता भी लेनी पड़ती है। विधायिका के जो सदस्य हैं उनके विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ, तो हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जितने एमएलए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके पास कुछ न कुछ विशेष अधिकार होते हैं और कुछ न कुछ उन्मुक्तियाँ होती है। तो ये विशेषता हमने कहाँ से लेकर आए हैं, ब्रिटिश संसद या ब्रिटेन की संसद से लेकर आए हैं। तो दोस्तों हमने कितने विशेषताएं देख लिए कि ब्रिटिश से हमने कौन कौन सी
चीज़ें ली हैं, तो वो है कि संसदीय व्यवस्था ली है हमने, मंत्रिमंडल का सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लिया है, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता ली है और वास्तविक शक्तियाँ हमने कहा मंत्रिपरिषद में निहित की है। विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधायिका के अध्यक्ष का पद, एकल नागरिकता और विधायिका के सदस्यों के विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ, ये सब हमने लिया है ब्रिटेन की संसद से या ब्रिटेन की शासन प्रणाली से। अब बात करेंगे हम दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका कि अमेरिकी संविधान से हमने कौन कौन सी विशेषता ली हैं। पहली विशेषता है कि हमने संघीय विशेषता क्या है अमेरिका के संविधान से ली है। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है और संघ किसी भी संघ को क्या है किसी भी राज्य को क्या है संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये जो विशेषता है हमने कहाँ से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरी विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता है, मतलब संविधान ही सर्वोच्च विधि है देश को चलाने की। लेकिन यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या है, संसद क्या है, सर्वोच्च है। ब्रिटेन की संसद के बारे में तो कहा भी जाता है कि ब्रिटेन की संसद क्या है, सब कुछ कर सकती है सिवाय इस बात के कि वो लड़के को लड़की और लड़की को लड़का, मतलब मर्द को औरत और औरत को मर्द बनाने के अलावा सारे काम कर सकती है। अमेरिका के संविधान से हमने स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता को भी ग्रहण किया है। तो दोस्तों जब हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ पावर तो उसमें हम देखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पूर्णतः पृथक्करण हमें कहाँ देखने को मिलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन यदि हम भारत की बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर की, तो इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पर्याप्त चेक एंड बैलेंस हमें देखने को मिलता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, तो दोस्तों जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है हमने कहाँ से लेकर आए हैं, अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन में दोस्तों होता यह है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय का पुनः निरीक्षण करता है, पुनः समीक्षा करता है, और यदि उसे बदलने की जरूरत पड़ती है तो उस निर्णय को बदला भी जाता है। इसे कहते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। सो दोस्तों जो फंडामेंटल राइट है वो हमने कहाँ से, अमेरिका के संविधान से अनुग्रहित किए हैं। दूसरा है उपराष्ट्रपति का पद। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो किस तरह से हम राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट करेंगे, इस प्रक्रिया को कहाँ से लिया है हमने, अमेरिका के संविधान से। संवैधानिक संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन की व्यवस्था। सो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास विशेषता है कि जब भी हम संविधान संशोधन करेंगे तो हमें राज्य विधायिकाओं की अनुमोदन की आवश्यकता होती है, और ऐसा तब हम करते हैं जब देश का संघीय ढांचा पर कोई आमूलचूल परिवर्तन हो रहा हो। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है वो सभी प्रकार के वहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं तो स्टेट्स की सहमति के आधार पर और स्टेट के साथ समझौते के आधार पर बना है, इसलिए वहाँ पर राज्यों की सहमति अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों भारत का जो संविधान है, भारत का जो संघ है, राज्यों की सहमति के साथ या फिर राज्यों के समझौते के साथ भारतीय संघ का निर्माण नहीं हुआ है। मतलब भारत के जो राज्य हैं उन्हें पूर्णतः पृथक होने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेना जरूरी हो जाता है। अगली विशेषता दोस्तों हम देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे हम DPSP भी कहते हैं, DPSP हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से हमें राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर कुछ सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था की है। तो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनका हम मनोनयन करते हैं, कहाँ करते हैं, राज्यसभा में करते हैं। और राज्यसभा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ से हम मनोनयन करते हैं, वो ये होते हैं साहित्य होता है, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो दोस्तों ये चारों क्षेत्र, इनको याद रखने के लिए सिर्फ 2-4 बार बोल लो, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो राज्यसभा में इन क्षेत्रों से कुछ सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया, DPSP और मनोनयन राज्यसभा में, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया, तो कनाडा के संविधान से दोस्तों हमने संघात्मक व्यवस्था ली है। और संघात्मक व्यवस्था कैसी है, जो केंद्र की ओर झुकी हुई हो। इसके अंदर हमने केंद्र को क्या है, शक्तिशाली बनाने का काम किया गया है।
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है, केंद्र के पास होगी। तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है हमारी संघात्मक व्यवस्था कि भारत का जो संघ तो होगा, लेकिन भारत का संघ कैसा होगा, तो भारत का संघ क्या है, केंद्र की ओर झुका हुआ, या तो जिसमें केंद्र क्या है, शक्तिशाली होगा। तो ये हमने व्यवस्था कहाँ से ली है, कनाडा के संविधान से ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अभी हमने कुछ विशेषता ली है, जिसमें यह है कि संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं, तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना में कुछ निहित भावनाएं हैं वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ली है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान है उसी के अनुसार हमने प्रस्तावना की भाषा को चुना है। और दोस्तों प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी प्रस्तावना है। और संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भावना या फिर भाषा की यदि बात करें तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो हमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना होगा कि संविधान की जो समवर्ती सूची है इसका कॉन्सेप्ट और इसकी किस तरह से बनाई जाएगी इसका भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, तो दोस्तों जापान के संविधान से हमने अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हमने कहाँ से लिया है, जापान के संविधान से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में हमने कहाँ से लिया है, जापान के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की यदि बात करें तो वहाँ से हमने संविधान संशोधन की पद्धति ली है, मतलब संविधान संशोधन जब हम करने जा रहे हैं तो किस पद्धति का अनुसरण करेंगे उसे हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। मतलब कहाँ पर हमें साधारण बहुमत चाहिए, कहाँ पर हमें विशेष बहुमत चाहिए, इस चीज़ को हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगली बात करेंगे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से कौन कौन सी विशेषता ली है। तो सोवियत संघ से हमने क्या विशेषता ली है, वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमने क्या लिया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया है। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है वहाँ से हमने कौन सी विशेषता ली है, तो वो ये है कि आपातकालीन उपबंध, मतलब आपातकालीन उपबंध हमने लिए हैं। आपातकाल में किस तरह की विशेषताएं, किस तरह के नियम कानून लागू होंगे, इस बात को हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। मतलब कौन कौन से अधिकार हम निलंबित कर सकते हैं, इस चीज़ को हमने जापान के संविधान से लिया है। स्विट्जरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, स्विट्जरलैंड के संविधान की यदि बात करें तो यहाँ पे हमने सामाजिक नीतियों में जो भी हम सामाजिक नीतियाँ बना रहे हैं उसके संबंध में निदेशक तत्वों का प्रावधान, तो जो निदेशक तत्व है उनका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, स्विट्जरलैंड के संविधान से। फ्रांस के संविधान की यदि हम बात करें तो फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली है। तो ये दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है हमसे कभी पूछ लिया जाए कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जो व्यवस्था है हमने कहाँ से ली है। तो फ्रांस क्या है, गणतंत्र है और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, भारत के संविधान से, फ्रांस के संविधान से ली है। तो दोस्तों एक बार हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं हमने कि कौन कौन से संविधान से हमने क्या क्या चीज़ ली है। एक फास्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान से कि ब्रिटिश संविधान से हमने, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय व्यवस्था के कॉन्सेप्ट लिया है, मंत्रिमंडल का सामूहिक व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में होंगी, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधायिका के अध्यक्ष का पद, एकल नागरिकता, विधायिका के सदस्यों के विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियाँ। तो ये सब हमने ब्रिटिश संसद से ली है। अब बात करेंगे अमेरिका के संविधान की कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया। तो अमेरिका से हमने लिया है संघीय व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन की व्यवस्था। आयरलैंड से हमने लिया है नीति निदेशक तत्व और साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में राज्यसभा के अंदर सदस्यों का मनोनयन। कनाडा के संविधान से हमने लिया है भारतीय संघात्मक व्यवस्था। कनाडा से हमने लिया है भारतीय संघात्मक व्यवस्था, जिसके अंदर क्या है, केंद्र शक्तिशाली है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है उसकी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत अब जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी।
तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी। ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। इससे क्या है, केंद्र हमारी जो संघात्मक व्यवस्था एकात्मकता की ओर झुकी हुई लगती है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है कि संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आर्टिकल 21 में विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, ये हमने जापान से लिया। तो जापान से हमने ली है विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन पद्धति ली है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की पद्धति ली है। हमने सोवियत संघ से लिया है मूल कर्तव्य। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है? आपातकालीन उपबंध। तो जर्मन का जो संविधान है वहाँ से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हैं कि जब आपातकाल लगेगा तो किस तरह के नियम और कानून से देश चलेगा, कौन कौन से अधिकारों का निलंबन किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? सामाजिक नीतियों में निदेशक तत्वों का समावेशन। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों हमने जब 1935 का एक्ट पढ़ा था तब हमने देख लिया था कि कौन कौन सी विशेषताएं थी 1935 के एक्ट की। तो भारतीय संविधान का क्या सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 अधिनियम है। और इसकी 200 धाराओं को थोड़े बहुत संशोधन के बाद ज्यों का त्यों भारतीय संविधान में शामिल कर लिया है। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 जो है भारत शासन का जो संविधान है उसका सबसे बड़ा स्रोत है। सो दोस्तों अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं भारत के जो संविधान है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा भारत का जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो उसे विश्व के अन्य संविधानों से उसे अलग बनाती है। भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों के कल्याणकारी उपबंधों एवं प्रशासनिक गुणवत्ता एवं विधिमान्य प्रवृत्तियों के अनुकूलन को लेकर निर्मित किया गया है। और इन गुणों को शामिल करने के उपरांत हमें भारतीय संविधान की निम्न विशेषताएं देखने को मिलती है। तो प्रशासनिक गुणवत्ता की बात की जा रही है दोस्तों और कल्याणकारी उपबंध की बात की जा रही है। तो दोस्तों पहली विशेषता क्या है? ये जो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान लिखित भी है और लोक निर्मित संविधान है। मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियाँ और 25 अनुच्छेद थे। जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद क्या थे? वर्तमान में ये और विस्तारित हो गया है। अब इसमें 25 भाग 12 अनुसूचियाँ और 395 ही अनुच्छेद है, लेकिन उन्हीं के सब क्लॉज बनाकर आगे बढ़ा दिया गया है। अगली विशेषता है भारतीय संविधान की कि भारत के संविधान ने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया है। इसके अंदर भारतीय संविधान द्वारा क्या है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है उसका 1 वोट 1 वैल्यू ही होगा। मतलब भारत के प्रधानमंत्री के वोट की भी वही वैल्यू है जो एक मजदूर के वोट की वैल्यू है। तो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया है भारत के सभी नागरिकों को जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। भारतीय संविधान में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। तो भारत का संविधान क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। तो दोस्तों एक एक शब्दों को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्रभुत्व संपन्न माने क्या? प्रभुत्व संपन्न से आशय है ये दोस्तों कि भारत क्या है? आंतरिक मामले और बाह्य मामले सभी प्रकार के जो मामले हैं उसमें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। मतलब उस पर किसी भी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने में। अगला है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक से आशय है दोस्तों भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है और संसद के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब चुने हुए जनप्रतिनिधि ही जाकर संसद के अंदर काम करते हैं। तो निर्वाचन क्या है? लोकतंत्रात्मक होने का एक प्रमुख आधार है। दूसरा है पंथ निरपेक्षता। तो दोस्तों भारत के बारे में हम जानते हैं
कि ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ कोस कोस पर बदलता है पानी और चार कोस पर बदल जाती है वाणी। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारी जातियाँ, जनजातियाँ, बहुत सारे धार्मिक पंथ निवास करते हैं। तो भारत ने अपना कोई भी स्टेट रिलीजन, राज्य धर्म को नहीं अपनाया है, जैसा कि अफ़गानिस्तान में देखने को मिलता है, जैसा कि हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है या अन्य देशों में मिलता है जहां अलग अलग प्रकार के धर्मों को अपनाया गया है। लेकिन भारत के अंदर क्या है, धर्मनिरपेक्ष हमें देखने को मिलता है। इंडिया क्या है, भारत एक सेक्युलर राज्य है। समाजवादी शब्द की बात करें तो दोस्तों हम पाते हैं कि समाजवाद का असर वैसा नहीं है जैसा कि हम रशिया में देखते हैं या देश के विदेश में अन्य भागों में देखते हैं विश्व के। भारत के अंदर वैज्ञानिक समाजवाद को अपनाया है जो कि नेहरू के समाजवाद पर आधारित है। और भारत के अंदर पूरी तरीके से ना तो समाजवाद को अपनाया गया है ना ही पूंजीवाद को। भारत ने हमेशा मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है और भारत ने क्या किया है, मिश्रित समाजवाद को अपनाया है, जिसके अंदर क्या है कि राज्य इस बात को इंश्योर करता है कि जो इतने भी संसाधन हैं, चाहे वह प्राकृतिक संसाधन है चाहे मानव निर्मित संसाधन है, उस पर मुट्ठी भर लोगों का कंट्रोल नहीं हो। तो भारत क्या है, भारत के अंदर जो संसद है युक्त निर्बंधन के साथ कंट्रोल स्थापित करती है। दोस्तों अगला शब्द है गणराज्य। तो गणराज्य से आशय है कि भारत का जो मुखिया होगा वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, जिसमें हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। यदि जैसा कि ब्रिटेन में क्या है, निर्वाचित नहीं है, परंपरागत है, तो वहाँ हम गणराज्य शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रांस में क्या है, जो उसका राज्य प्रमुख है वो क्या है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए हम वहाँ गणराज्य की बात करते हैं। और भारत भी क्या है, एक गणराज्य है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रभुता संपन्न से आशय है कि भारत बाहरी नियंत्रण से सर्वथा मुक्त है, मतलब बाहरी नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त है और आंतरिक और विदेशी नीति को स्वयं निर्धारित करता है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या है, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य है कि राज्य है जो किसी भी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में घोषित नहीं करेगा। क्या करेगा, किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में घोषित नहीं करेगा, वरन सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा और अपना चरित्र सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करेगा। समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है। साधारणतः इससे तात्पर्य होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के जो मुख्य साधन है राज्य के नियंत्रण में होते हैं, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के ऊपर क्या है, राज्य का कंट्रोल होता है। लेकिन भारतीय समाजवाद अनोखा है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारतीय संविधान ने संसदीय ढंग की सरकार की स्थापना की। तो मतलब भारत के अंदर जो गवर्नमेंट है, क्या किस तरह की गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें वास्तविक शक्तियाँ क्या है, मंत्री परिषद के पास होती है, जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारी जो मंत्री परिषद क्या है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, मतलब एग्जीक्यूटिव इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेशन। उसी के आधार पर सदस्यों के द्वारा निर्मित होती है। मतलब जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो विधायिका के सदस्यों द्वारा ही चुनी जाती है, उसी से निर्मित होती है। अगली बात करेंगे दोस्तों, अगली विशेषता क्या है, संघात्मक व्यवस्था। भारत क्या है, एक संघ है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। यह बात करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, स्पष्ट विभाजन किया गया है। क्या, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान की एक और विशेषता है जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। इसके अंदर भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। दोस्तों जब हम भाग 3 की बात करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और अन्य कोर्ट में ये क्या है, मौलिक अधिकार इन्फोर्सिबल है, मतलब यदि इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगली विशेषता है कि भारत के अंदर DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया है और ये भारत के संविधान भाग 4 में रखे गए हैं।
इन्हें पूरा करना राज्य का पवित्र कर्तव्य माना गया है। सो दोस्तों, कोई भी सरकार आती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कोई भी सरकार आएगी उन्हें मूल कर्तव्यों के जो डीपीएसपी है उनका सम्मान करना ही होगा। मतलब कोई भी सरकार डीपीएसपी को लागू करने से मना नहीं कर सकती है, उसे डीपीएसपी के लक्ष्यों को अपनाना ही होगा। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का कठोर मिश्रण है। तो दोस्तों, भारत के संविधान की एक और अन्य विशेषता है कि भारत के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों हमें देखने को मिलती है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक लक्षणों को धारण किए हुए है। जैसे आपातकाल में यह पूर्णतः एकात्मक हो जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है पूरी तरीके से एकात्मक बन जाता है। और सामान्य काल में भी हम देखते हैं कि जो सरकार है, केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली दिखती है हमें। जैसे कि राज्यपालों की नियुक्ति क्या है, सरकारों के द्वारा की जाती है। ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी ऑफिसर हैं उनकी नियुक्ति भी क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और भी अन्य ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है कि केंद्र अधिक शक्तिशाली है। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो जिसमें कहा जाता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों क्या है, एक दूसरे से पृथक होनी चाहिए। इनमें किसी प्रकार का अवांछित हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए एक दूसरे के द्वारा। तो दोस्तों, भारत की जो न्यायपालिका क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि भारत के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या है, कॉलेजियम संविधान में तो नहीं बोला गया है, लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति है संविधान न्यायपालिका के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करेंगे। और उनकी नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा उनकी सेवा शर्तों में, वेतन भत्ते आदि में। दूसरी विशेषता है दोस्तों, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकल नागरिकता को मान्यता देता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारतीय नागरिक है, न कि प्रांत का नागरिक है, जैसा कि अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर क्या है, एकल नागरिकता को अपनाया गया है। अगली विशेषता है दोस्तों कि भारत के नागरिकों को हमने कुछ मूल कर्तव्य दिए हैं जो कि भाग 4 क में हमें देखने को मिलते हैं। शुरुआत में 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। सो जो दोस्तों मूल कर्तव्य क्या हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। मतलब इंसान के पास केवल अधिकार ही नहीं होने चाहिए बल्कि उसके पास अपने मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, जिससे कि राष्ट्र के विकास में वह नागरिक अपना एक अहम भूमिका निभा सके। अगली विशेषता है दोस्तों, विधि का शासन। भारतीय संविधान कहता है कि विधि के शासन की स्थापना होगी और भारत में संविधान क्या है, एक सर्वोच्च विधि है। संविधान क्या है, भारत के अंदर एक सर्वोच्च विधि है और विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान है। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान माने गए हैं। मतलब जब हम विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, जैसे मान लो किसी ने मर्डर किया है, तो चाहे बड़े व्यक्ति ने मर्डर किया हो चाहे छोटे व्यक्ति ने, मर्डर मतलब मर्डर, और उसके लिए हर व्यक्ति समान है विधि के समक्ष। दूसरी बात करेंगे आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान दोस्तों असाधारण परिस्थितियों के लिए आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान करता है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल 352, संवैधानिक तंत्र की विफलता जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। सो दोस्तों जब भी कोई आपातकालीन परिस्थितियाँ आती है तो हमने क्या, हमारे देश के अंदर एक विशेषता को अपना रखा है जिसका नाम है आपातकालीन उपबंध। और ये आपातकालीन उपबंध हमें आर्टिकल 352, 356 और 360 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 352 के तहत हम राष्ट्रीय आपातकाल देखते हैं जो कि इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। संवैधानिक तंत्र की विफलता आर्टिकल 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, ये तो हर समय कहीं ना कहीं लगा ही हुआ रहता है। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 जो कि आज तक भारत में नहीं लगा।
दोस्तों अगली विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो संविधान द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। विभिन्न संविधानों से उद्धत, तो यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि हमने विभिन्न संविधानों से उनकी खास विशेषताओं को लिया है। तो हम देखते हैं कि एक बड़ा भाग क्या है, 1935 का जो अधिनियम था उससे लिया गया है, लेकिन हमने कई देशों की शासन प्रणालियों को भी हमारे देश के अंदर, हमारे देश के संविधान के अंदर लागू किया है, जिससे भारतीय संविधान क्या है, विभिन्न देशों के संविधानों की विशेषताओं से और ज़्यादा विकसित हुआ। स्वतंत्र अभिकरणों का प्रावधान। सो दोस्तों कुछ भारतीय संविधान कुछ ऐसे अभिकरणों या स्वतंत्र निकायों का प्रावधान करता है जो भारतीय शासन व्यवस्था को और ज़्यादा विकसित बनाते हैं और उन्नत बनाते हैं। जैसे कि निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 में हम बात करते हैं। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। अगला पद हम देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 केक की हम बात करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, सरकार के जो वित्तीय कार्यप्रणालियाँ है उसके ऊपर नज़र रखता है और देखरेख करता है कि किस तरह से धन का सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि केग ने कई प्रकार के घोटालों को भी उजागर किया है। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315। तो आर्टिकल 315 में दोस्तों हम क्या देखते हैं कि केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर क्या है, लोक सेवा आयोग की बात की गई है। सो दोस्तों हमने देखा कि हमारे पास कुछ स्वतंत्र अभिकरण भी हैं जो कि सरकार से अलग रहकर काम करते हैं, जिस पर सरकारी नियंत्रण नाम मात्र का या नगण्य है। तो इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केग और लोक सेवा आयोग और स्टेट लोक सेवा आयोग की हम बात करेंगे। अगली विशेषता है दोस्तों शक्तियों का विभाजन, कि भारत के अंदर स्टेट और राज्य मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य क्या है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची विशेषता वर्णित है। तो दोस्तों सूचियों के माध्यम से हमने राज्य और केंद्र में क्या है, शक्तियों का विभाजन किया है। इसके अंदर 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।